हेलो स्टूडेंट्स। पिछला टॉपिक हमारा चल रहा था डबलिंग टाइम ऑफ पॉपुलेशन, विश्व जनसंख्या के दोगुने होने की अवधि। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो देयर इज़ अ ग्रेट वेरिएशन अमंग रीजन्स इन डबलिंग देयर पॉपुलेशन। विभिन्न प्रदेशों में अगर देखें तो उनकी जनसंख्या के दोगुने होने की अत्यधिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अगर हम देखें डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, डेवलपिंग कंट्रीज टेक मोर टाइम टू डबल देयर पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यानी कि जो विकसित देश हैं, वो ज़्यादा समय ले रहे हैं। वो ज़्यादा समय ले रहे हैं किस चीज़ के लिए? अपने पॉपुलेशन को डबल करने में। किसकी तुलना में? विकासशील देशों की तुलना में, या यूं कहें डेवलपिंग कंट्रीज की तुलना में। तो डेवलपिंग कंट्रीज जो है, यानी कि विकासशील देश हैं, वहाँ पर जनसंख्या के दोगुने होने की रफ्तार ज़्यादा है। किसकी तुलना में? विकसित देशों की तुलना में। Most of the population growth is taking place in the developing world where population is exploding। अगर हम बात करें कि जनसंख्या की अधिकतर वृद्धि कहाँ हो रही है, जनसंख्या की अधिकतर वृद्धि जो है वो डेवलपिंग वर्ल्ड में हो रही है, यानी कि विकासशील देशों में हो रही है, जहाँ पर जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। जहाँ पर क्या हो रहा है? पॉपुलेशन इज एक्सप्लोडिंग, जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है। ऐसा क्यों है? वाई सो? ऐसा क्यों है? इस पर सोचिए, विचार कीजिए। स्पेशियल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रतिरूप। विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या वृद्धि की तुलना की जा सकती है। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज लो इन डेवलप्ड कंट्रीज एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि कम है। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज लो इन डेवलप्ड कंट्रीज एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। यानी कि विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों की अगर बात करें, दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो वहां पर जनसंख्या वृद्धि दर कम है। जनसंख्या वृद्धि कम है, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ कम है। याद रखिएगा ये लाइन कि देयर इज नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। यानी कि जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ और आर्थिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन दोनों के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है। यानी कि नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब ये है कि अगर जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा होगी तो आर्थिक विकास कम होगा। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास पे नेगेटिव कोरिलेशन, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ अगर ज़्यादा होगा तो उस क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। और कई बार, जैसा कि यहाँ पर देख भी रहे हैं हम, कि ये यहाँ लिखा जा रहा है ना कि विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर कम, जनसंख्या वृद्धि कम है। इसका मतलब हम उल्टा भी चलें तो पॉपुलेशन ग्रोथ जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होगा, या यूँ कहे और इसको उल्टा करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ कम होगा। यानी कि दोनों एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। ऐसा क्यों होता है? सोचिए, विचार कीजिए कि जनसंख्या वृद्धि जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ पर आर्थिक विकास कम होगा। अब अगर जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ जहाँ पर कम होगा तो वहाँ के रिसोर्सेज जो होंगे, वहाँ के जो रिसोर्सेज होंगे, वो रिसोर्सेज पर प्रेशर ज़्यादा होगा। और ऐसे स्थिति में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने, उस देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा सकेगा। जहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा होता है वहाँ लोगों की समझदारी भी बढ़ती है। कई बार ये भी देखा जाता है कि वहाँ पर साक्षरता बेहतर है, वहाँ के लोगों की समझदारी बढ़ती है, और फिर वो धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि को कम करने की दिशा में अग्रसर भी होते हैं। तो यही कहने की बात है कि जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में किस तरह से ऋणात्मक, और भी बहुत सारे कारण दिए जा सकते हैं। आगे चलते हैं। इस टेबल को अगर हम देखें तो इस टेबल को हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि ये वर्ल्ड है, और वर्ल्ड में ग्रोथ रेट 1990 से 95 के बीच में 1.6% था, और वो 2010 से 15 के बीच में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट घट करके 1.2% हो गया। अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका
यानी कि ये तो पूरे वर्ल्ड का आंकड़ा हुआ, लेकिन अगर अफ्रीका की केवल बात करें तो 2.4% पॉपुलेशन ग्रोथ था, जो कि बढ़ करके 2.6% हो गया है। यूरोप की बात करें तो पहले 0.2% था, जो कि घट करके 0.1% हो गया। अब दोनों को कंपेयर कीजिए, अफ्रीका 2.4, 2.6, 0.2 और यूरोप और 0.1, कितना बड़ा अंतर है यहाँ पर। और तो और नॉर्थ अमेरिका को देखिए 1.4 था, जो घट करके 0.8 हो गया। लैटिन अमेरिका 1.7 घट करके 1.1 हो गया। एशिया 1.6 तो घट करके 1.0 हो गया। और ओशिनिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिजी आते हैं, 1.5 तो 1.5 ही बना रहा। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अफ्रीका में है। इवन यहाँ पर बढ़ भी गया, देखिए 2.4 से 2.6 हो गया। और कंपेयर कीजिए यूरोप, जो कि अफ्रीका की तुलना में यूरोप तो मतलब डेवलपमेंट में तो आगे ही है, वहाँ पर देखिए कितना बड़ा अंतर आ रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में। 0.2, जहाँ 2.4 था तो वही यूरोप 0.2, और जहाँ आज के अगर 2010-15 के बीच की बात करें तो 2.6 से 0.1 हो गया। तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि किस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ का, अगर हम विश्व में हर जगह एक जैसा नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड के लिए 1.2 है, लेकिन वही अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के लिए, अलग अलग इलाकों के लिए ये आंकड़ा अलग अलग आ जाता है। Although the annual rate of population change 1.4% seems to be low, जैसा कि इस टेबल में हमने देखा, it is actually not so। ऐसा लगता है, यद्यपि जनसंख्या परिवर्तन की दर जो है, वो वार्षिक दर जो है, एनुअल ग्रोथ रेट जो है, वो आपको लग रहा होगा 1.44%, बहुत कम दिख रहा होगा, लेकिन वास्तव में कुछ और बात है। 1.4% आपको लग रहा है कि बहुत कम है, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला, लेकिन व्हेन अ स्मॉल एनुअल रेट इज़ अप्लाइड टू अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन, इट विल लीड टू अ लार्ज पॉपुलेशन चेंज। जब एक निम्न वार्षिक दर अत्यंत बड़ी जनसंख्या पर लागू होता है तो जनसंख्या में विशाल परिवर्तन होगा, ये याद रखिएगा। सोचिए, अगर कहीं जनसंख्या 1 करोड़ है, ठीक है, और 1 करोड़ जनसंख्या में अगर मान लीजिए कि 1% ही पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, तो सोचिए 1 करोड़ का 1% भी 1 लाख हो जाता है। तो जब आपको ये जो 1.4% दिख रहा है, और सोचिए कि दुनिया के कई जो देश हैं जहाँ पर करोड़ों में जहाँ की आबादी है, तो 1.4% पूरे वर्ल्ड के लिए अगर बात करें तो कितना ज़्यादा हो जाता है। When a small annual rate is applied to a very large population, it will lead to a large population change। बहुत जब एक निम्न वार्षिक दर अत्यंत बड़ी जनसंख्या पर लागू होती है तो जनसंख्या में विशाल परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए आप केवल 1.4 से मत जाइए या 1.2 से मत जाइए, आप इससे जाइए कि आपको ये लग रहा होगा कि, या फिर आपको अफ्रीका का भी जो लग रहा है कि भाई 2.6 तो बहुत कम है, लेकिन आप ये देखिए कि एक बड़ी आबादी के लिए जब 2.6 जुड़ेगा तो कितना ज़्यादा परिवर्तन आ गया होगा, जनसंख्या कितनी बढ़ गई होगी। Even if the growth rate continues to decline, the total population grows each year। यद्यपि वृद्धि दर निरंतर घटते रहे तो भी कुल जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ती है। ऐसा तो है नहीं कि जैसे कि आपने इस टेबल में देखा कि भाई पहले 1.6 था तो अब 1.2 हो गया, या 0.2 से 0.1 हो गया, या 1.4 से 0.8 हो गया, या 1.7 से 1.1 हो गया। तो इसका मतलब ये थोड़ी है, ठीक है ये ग्रोथ रेट कम हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पॉपुलेशन में कमी आनी शुरू हो गई होगी, क्योंकि ये है तो वृद्धि दर, रेट कम हुआ है, पॉपुलेशन तो बढ़ता जा रहा है। इसीलिए ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि इवन द ग्रोथ रेट इवन इफ द ग्रोथ रेट कंटिन्यूज टू डिक्लाइन, द टोटल पॉपुलेशन ग्रोज ईच ईयर। तो यद्यपि वृद्धि दर निरंतर घटती रहे तो भी कुल जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ती है। द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मे हैव इंक्रीज्ड एज हैज द डेथ रेट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। प्रसव के दौरान मृत्यु दर की भांति शिशु मृत्यु दर में भी वृद्धि हो सकती है। तो ये
इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव। अ स्मॉल इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज डिजायरेबल इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी। एक विकासशील अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की अल्प वृद्धि अपेक्षित है। बिल्कुल, अगर कोई विकासशील अर्थव्यवस्था है, अगर कोई जिसको हम कहते हैं कि भाई ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो उसको काम करने वाले लोगों की आवश्यकता होगी। तो इसलिए थोड़ी बहुत तो जनसंख्या में वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि लोग तो सबसे बड़े संसाधन होते हैं। जो ह्यूमन बीइंग है वो तो खुद ही एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। तो एक ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए थोड़ी बहुत पॉपुलेशन इंक्रीज तो चाहिए। हाउएवर पॉपुलेशन ग्रोथ बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल लीड्स टू प्रॉब्लम। लेकिन अगर एक निश्चित स्तर के बाद जनसंख्या वृद्धि अगर होती है तो फिर वो समस्याओं को उत्पन्न करेगी। यानी कि एक सर्टेन लेवल के अगर बियॉन्ड अगर पॉपुलेशन ग्रोथ होगा तो फिर समस्याएं आएंगी। ऑफ दीज द डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज इज द मोस्ट सीरियस। इनमें से संसाधनों का ह्रास सर्वाधिक गंभीर है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन अगर बढ़ेगा तो जो रिसोर्सेज है, जो वहाँ के संसाधन है, संसाधनों पर प्रेशर पड़ेगा, रिसोर्सेज पर प्रेशर पड़ेगा। और जब रिसोर्सेज पर प्रेशर पड़ेगा तो रिसोर्सेज की अगर कमी हो जाती है तो फिर उस देश के लिए, उस देश के अर्थव्यवस्था के लिए, उस देश के भविष्य के लिए सच में खतरा तो उत्पन्न हो ही जाएगा। लेकिन पॉपुलेशन डिक्लाइन इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ कंसर्न। लेकिन अगर जनसंख्या का ह्रास होता है, जनसंख्या की कमी होती है, तो यह भी चिंता का विषय है। इट इंडिकेट्स दैट रिसोर्सेज दैट हैड सपोर्टेड अ पॉपुलेशन अर्लियर आर नाउ इनसफिशिएंट टू मेंटेन द पॉपुलेशन। अगर जनसंख्या में किसी क्षेत्र में कमी आई है तो साफ पता चल रहा है कि यह इंगित करता है कि संसाधन, जो रिसोर्सेज जो पहले जनसंख्या का पोषण करते थे, जो उस इलाके के रिसोर्सेज जो कि उस इलाके के पॉपुलेशन का जो क्या कहते हैं कि सपोर्ट करते थे, पोषण करते थे, अब उस जनसंख्या के पोषण में सक्षम नहीं रहे। It indicates that resources that had supported a population earlier are now insufficient to maintain the population. इसीलिए वहां पर population में कमी आ रही है। The deadly HIV/AIDS epidemics in Africa and some parts of the Commonwealth of Independent States (CIS) and Asia have pushed up death rates and reduced average life expectancy। यानी कि एड्स, HIV, जिसको कि हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ऐसी जो बीमारियां हैं, ऐसी जो घातक बीमारियां हैं, उसने अफ्रीका, संयुक्त राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल जिसको हम CIS कहते हैं कि कुछ भागों और एशिया में मृत्यु दर बढ़ा दिया है और औसत जीवन प्रत्याशा घटा दी है। औसत जीवन प्रत्याशा घटा दी है। अब यहाँ पर ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? तो द टर्म लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेफर्स टू द नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव। यानी कि ये जो शब्द है जीवन प्रत्याशा, उन वर्षों की संख्या को संदर्भित करता है जो एक व्यक्ति जीने की उम्मीद कर सकता है। तो यहाँ जो ये कहा जा रहा है कि ये सारे जो देश हैं, इन सारे देशों में क्या हुआ है कि HIV, एड्स और अन्य महामारियों ने क्या किया है कि इसने डेथ रेट को बढ़ा दिया है। एक तो मृत्यु दर को बढ़ा दिया और जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी कि औसत जीवन प्रत्याशा, उसको घटा दिया। यानी कि वहाँ पर जो एक एवरेज जीने का जो समय होता है वो लोगों का कम होता जा रहा है। जैसे कि जहाँ पर कई देश, जैसे कोई देश ऐसा होगा जहाँ पर जीवन प्रत्याशा अगर 70 साल, 80 साल, 90 साल भी हो सकती है। कोई ऐसा भी देश हो सकता है जहाँ पर 50 साल, 60 साल। इसका मतलब साफ है कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा जी नहीं पा रहे हैं। तो ये जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी या फिर औसत जीवन प्रत्याशा ऐसे देशों में घट रही है और इसके अलावा मृत्यु दर भी बढ़ती जा रही है। दिस हैज़ स्लोड डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ। इसने जनसंख्या वृद्धि को कम कर दिया है। तो ये जो आज का टॉपिक था, इसमें हमने इन बातों को समझा। थैंक यू वेरी मच।